नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे परीक्षाओं के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी को लेकर के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और इसमें हम लोगों ने मिसलेनियस प्रश्नों का सिलेक्शन किया है। परीक्षा ओरिएंटेड सवालों को हम लोग यहाँ पर प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में कवर कर रहे हैं। हमने सवाल के पैटर्न को पूरी तरह से एग्जाम से मैच कराया है और हम दिन रात लग करके, दिन रात पूरी तरह से तो नहीं लेकिन फिर भी पूरे कमिटमेंट के साथ लग करके आपके लिए सवालों का सिलेक्शन कर रहे हैं। सवालों को अपनी वर्डिंग दे रहे हैं, सवालों को एग्जाम से मैच करा रहे हैं और विश्वास मानिए बहुत मेहनत करके आपको यह कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यह कंटेंट ये भी विश्वास मानिए कि आपकी परीक्षा तक आपको बेहतरीन दशा में लेकर जाएगा, ये मेरा आपको वादा है। अभी हम मिसलेनियस पर हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपकी डिमांड पर, डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स पर कि हम इसको कॉन्सेप्चुअल लाएं, हम यहाँ पर टॉपिक उठाएं, टॉपिक की प्रैक्टिस कराएं और हम इस हिसाब से कोर्स कैरिकुलम को आगे बढ़ाएं। लेकिन इतना जरूर मैं आपको वादा करता हूं कि रेलवे की परीक्षा आपकी शानदार रहेगी। मैथ के 25 से 30 सवाल आपकी मुट्ठी में रहेंगे, आपके हाथ में रहेंगे, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा आपको वादा है। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। हमारे लिए, हमारी कनेक्टिविटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए अगर अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी किए रहें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन किए रहे जिससे कि हम पीडीएफ भेजते रहें। प्रत्येक सेट का जो भी हम क्लासेस करा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम अपडेट करते रहेंगे। आप सभी लोग रेगुलर पढ़ते रहें, मेरा आपसे बस इतना ही है। आइए हम सवाल पर चलते हैं। आज के सेशन में पहले सवाल पर रेलवे आरपीएफ पे भी इस तरह के सवाल आते हैं। हालांकि आरपीएफ के कांस्टेबल में इस तरह के सवाल तो नहीं आए थे, लेकिन ये सवाल आप देखिए कितना शानदार सा है। रूट 50 है आपके पास और रूट 128 है, करेक्ट है। और यहाँ पर दिया है रूट n। अब हमसे इसने कहा कि n की जगह पर बताओ क्या होगा। आइए सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि यह क्या होता है। यह 25 गुणे 2 होता है। 25 क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि 25 पूर्ण वर्ग है। अगर इसकी बात करें तो यह 64 गुणे 2 होता है। 64 क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि 64 भी पूर्ण वर्ग होता है और बराबर रूट n ऐसे जैसे लिखा ऐसे रहने देते हैं। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यह 5 रूट 2 होगा और 64 का वर्गमूल 8 होता है तो यह 8 रूट 2 होगा। बराबर आपके पास रूट n है। फिर ध्यान से देखते जाइएगा, दोनों का रूट 2 साथ में लगा है तो 8 5 13 रूट 2 हम लोग कर सकते हैं। बराबर आपका रूट n होगा। अब क्योंकि n निकालना है और दोनों पक्षों में वर्ग दिख रहा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से ऐसा होगा तो 13 का वर्ग मतलब ये पूरे हम 13 रूट 2 का वर्ग करेंगे और इधर आपके पास यहाँ पर रूट n का वर्ग करेंगे, करेक्ट है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से हमको इधर साइड से n मिलेगा और यहाँ से 13 का वर्ग 169 होता है, सबको पता है। और रूट 2 का हम लोग यहाँ पर वर्ग करेंगे 2 मिलेगा। 2 9 18 होता है, 2 छंगे 12 1 13 होता है, 2 1 2 1 3 होता है। 338 इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी में आपको सोल्यूशन दिख जाएगा। मेरी आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यहाँ पर जब मेरे साथ लाइव हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सवालों को हल करते चले, कमेंट करते चले, अपने आंसर्स देते चले, डाउट्स हो तो पूछते चले, जिससे कि हम सब कनेक्टेड रहें प्रत्येक सवाल के लिए। दूसरे सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। एक समूह में कुल 8 बच्चे हैं। एक समूह था जिसमें बच्चों की संख्या 8 थी, करेक्ट है। 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाली थी। 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं। पेंसिल बांटना है बच्चों को और कुल 1 दर्जन पैकेट्स हैं। 1 दर्जन मतलब कुल 12 पैकेट्स टोटल अवेलेबल हैं। 1 दर्जन कितना होता है? 12। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए, भाई एक चीज तो आप समझ ही रहे हैं कि 1 दर्जन पैकेट्स, देखिए लिखा 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं। 1 दर्जन पैकेट्स, अब प्रत्येक पैकेट्स में कितनी मुझे नहीं पता है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी, पैकेट की मिनिमम संख्या क्या होगी, इसको हमको डिसाइड करना है। मतलब इसको आपको सोचना है कि न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है जिसको हम प्रत्येक बच्चे में वितरित कर सके, सोच सके। इसके लिए एक बात समझिए, बच्चों की संख्या 8 है, पैकेट्स की संख्या 12 है। एक ऐसी संख्या जो दोनों से कटेगी वह 8 12 का एलसीएम मतलब 24 होगी। 24 होगी। अब ये 24 हमारे पास वह संख्या है जो दोनों से कटेगी, 8 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी। अब क्योंकि 1 दर्जन में 12 पेंसिल होती हैं तो प्रत्येक बच्चे को जो न्यूनतम पेंसिल मिलेगी उसके लिए हम 12 से इसको भाग करेंगे तो 2 2 यहाँ पर लिखा है ना। प्रत्येक न्यूनतम संख्या, पैकेट्स की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 2 2। अर्थात प्रत्येक बच्चे को जो न्यूनतम पैकेट्स मिल सकते हैं वो आपको मिनिमम कितना मिल सकते हैं? 2 मिल सकते हैं। सवाल की वर्डिंग से इसको कनेक्ट करिएगा। सेकंड सवाल का उत्तर भी 2 ही है और ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का भी राइट सोल्यूशन है। हम आपको लेकर चलते हैं तीसरे सवाल पर। देखिए हम लोग पहुंचते हैं तीसरे सवाल पर। एक शानदार सवाल है, क्वेश्चन को पढ़िए। मॉरिस अपने भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। मतलब वह जितना कमाता है 25% अर्थात 1/4 खाने में खर्च करता है।
उसे 1000 की रुपए की वेतन वृद्धि मिली। देखो वेतन वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक तो परसेंटेज के आधार पर बढ़ जाती 10-5% जो आपकी सैलरी होती है, लेकिन यहां पर उसने कहा नहीं अमाउंट में, अर्थात 1000 रुपए का इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, जितना पहले खाने में खर्च करता था उतना ही अब भी कर रहा है। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। मैं आपको बता दूं, कोई एक ही अमाउंट किसी बड़े राशि पर पहुंचने पर क्या हो जाएगा पता, परसेंटेज में डाउन हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास 200 रुपए है तो 200 रुपए 1000 का कितना है, 200 रुपए 1000 का 20% है, जबकि यही 10,000 का कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं। मेरा यही आपसे कहना है कि पैसा तो उतना ही है, लेकिन क्योंकि अमाउंट बढ़ गया तो इसका मतलब वो परसेंटेज डाउन हो गया। उस व्यक्ति अर्थात मॉरिस की जो आय थी वो 100% थी। हर व्यक्ति की आय 100% होती है। उसका जो खर्च होता था वो खर्च होता था 20%, 25%। अब हमसे कहा कि उसने उसके वेतन में वृद्धि हो रही है 1000 की, करेक्ट, कितने की हो रही, 1000 की, मतलब अब उसका वेतन कितना हो गया, 100% प्लस 1000। इधर उसने कहा कि भाई हमारा जो है अब जो खर्च होगा इस वेतन का, ये देखिए जो वेतन मैं लिख रहा हूं 100% प्लस 1000, इसका 20% हो गया है, इसका 20%। तो आपको यहां पर जैसे परसेंटेज का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कितने का मिल रहा है बताएं, 5% का, यहां लिख देता हूं। और यहां पर जो पैसे का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है 1000 का मिल रहा है। 5% का मान आप क्या लिख सकते हैं बताएं, हम 1000, देखो 1000 तो पैसे का अंतर है, 1000 तो पैसे का अंतर है, बट इस 1000 को हम मानेंगे कि भाई देखिए जो ये हमारे पास जो परसेंटेज है इस समय खर्च का, परसेंटेज जो खर्च का है 20%, वह 20% 1000 पर कितना बनेगा बताएं। 20% मतलब 1/5 होता है, 5 से डिवाइड करें 200 होगा, अर्थात 5% का मान बताएं कितना होगा, 200 होगा। मेरा ये कहने का अर्थ होता है ये जो डिफरेंस है यह डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और यह डिफरेंस 5% है और यह डिफरेंस 1000 है। लेकिन परसेंटेज के आधार पर अगर 20% हम इसका करते हैं, भाई 20% तो इसका भी किया, लेकिन इसका 20% 200 हो गया। अब 20% अगर 200 हो गया तो प्रारंभिक इनकम कितनी थी, 100%। अब 100% का मान निकालिए, 5 चौके 20, 40 होगा, 40 गुणे 100 कर दिए 4000। ये उस मॉरिस का प्रारंभिक वेतन था, जो कि ऑप्शन में डी दिया हुआ है। डी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। अगर इसको चाहे तो ऑप्शन से भी डिसाइड कर सकते हैं इस सवाल को, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बड़े आराम से कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था। कोई सामान था जिसको जब 16% के लाभ पर बेचा जा रहा था तो 435 रुपए अचीव हो रहा था, प्राप्त हो रहा था। यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो हर वस्तु की जो प्रारंभिक वैल्यू होती है उसको हम लोग 100% या उसकी कंप्लीट लागत जो होती है उसको हम 100% मानते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, 100% मानते हैं। अगर हम उसको 16% के लाभ पर बेच रहे थे, 16% के लाभ पर बेच रहे थे, तो बोलिए कितने में बिक रहा था, 116% में, और 116% का मान आपको 435 दिया हुआ था। अब कह रहा अगर उसी वैल्यू को हम 330 रुपए में बेचें तो निश्चित तौर पर हमें हानि होगी। हम दूसरे भिन्न से भी जा सकते हैं, एक जैसा परसेंट, एक जैसा हर बना के, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे करते हैं। देखिए ये उसकी लागत थी, उस लागत में 16 बढ़ाकर बेचता था, 116% प्राप्त करता था और इसका मान 435 था। अब कितना, अगर वह 330 में बेचेगा तो बोलिए कितने परसेंट प्राप्त करेगा। 100 से तुलना करने पर लाभ हानि डिसाइड हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे होगा। 5 छंगे 30 होता है, 5 छंगे 30 होता है, 5 से काटिए, 5 अठे 40 होता है, 5 सते 35 होता है, करेक्ट है। अभी देख लीजिए कुछ अगर पॉसिबिलिटी बने, जैसे यहां पर कटने अटने की बात हो तो कट रहा है। 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6 होता है, 3 दूना 6, 3 नवा 27 होता है, करेक्ट है। अब 29 से अगर हम 4 बार लेकर जाते हैं तो 29 चौके होता है, 4 नवा 36, 4 दूना 8, 3 11, 4 बार गया, और 22 चौके कर दीजिए तो 88 होगा, मतलब यहां पर हमको 88% प्राप्त होगा। 100 से 88 होना मतलब कितने की कमी बताएं, 12 की, अर्थात 12% की हानि आपको देखने को मिल रही है। 12% जितने लोगों ने करा है एकदम राइट सोल्यूशन किया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर उसको 330 में बेचेगा तो उसे 12% की हानि हो जाएगी, जो आपको चौथे सवाल के सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूं 5वें सवाल पर। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी होता है ना सड़क को बनाते समय, का अनुपात 11:8 है। मतलब 11 भाग अगर मिट्टी है तो बजरी का भाग 8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का जो रेशियो है 6:7 है। बजरी और सीमेंट को मिला दो 6-7 का है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात बताना है, मतलब तीनों को एक साथ अलाइन करना है। किसको किसको, मिट्टी, बजरी और सीमेंट को। लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान रखिए कि कौन ऐसा है जो दोनों संबंधों में है।
हमने देखा मिट्टी का बजरी से संबंध था और बजरी का सीमेंट से संबंध था, तो बजरी को पहले बीच में कर दीजिए, ये बजरी को बीच में कर दिया, यहाँ मिट्टी रख दिया, यहाँ मिट्टी रख दिया और यहाँ सीमेंट रख दिया। अब जिन रिलेशंस को टुकड़ों में दिया है उन्हीं टुकड़ों में ही लाइए। जैसे क्या, मिट्टी और बजरी का रेशियो 11:8 है, कर दिया, और बजरी और सीमेंट का रेशियो 6:7 है। अब ऐसे में तीनों का परस्पर संबंध तभी पॉसिबल है जब बजरी दोनों में बराबर हो जाए। बजरी बराबर करने के लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्या सुनिएगा। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, देखिए 11, 8 और 8 कर दें, 7, 6 और 6 कर दें, ऐसे 3 भाग में चीजों को बांट दें, जो कट रहा हो पहले काट दें, जिससे कि आसान रेशियो बन जाए। सुनिए कैसे कटेगा, देखिएगा। कुछ कट रहा है, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, कटा ना। अब सुनो, अब कुछ नहीं कटेगा कि कटेगा नहीं। 11 3 33, 33 भाग मिट्टी, 6 चौके 24, 24 भाग आपका बजरी, और 7 चौके 28 भाग आपका क्या है, सीमेंट है। हमसे किसका, मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट, 33 और 28 का रिलेशन है। मिट्टी और सीमेंट की बात करें तो 33 भाग मिट्टी है और 28 भाग सीमेंट है, कुछ कटने की स्थिति है नहीं। बी ऑप्शन आप लगा रहे हैं तो एकदम राइट सोल्यूशन आपके सामने आ रहा है। तो बी ऑप्शन 5वें सवाल का करेक्ट है, आप सभी लोग नोट कर लें। छठे सवाल पर चलते हैं। ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। एक काम अगर हम ए को पकड़ा दें तो उसकी क्षमता के हिसाब से वो कहता हम 5 दिन में पूर्ण कर लेंगे, जबकि बी कहता है कि मुझे दे दो तो मैं 8 दिनों में ही समाप्त कर लूंगा। ए कहता है कि मैं 5 दिन में पूरा कर लूंगा और बी कहता है मैं 8 दिन में पूर्ण कर लूंगा। दोनों मिलकर करते हैं और 6,760 रुपए कमाते हैं। बताइए ए का हिस्सा क्या है। हम लोग के दिमाग में आता है अगर दो लोग मिलकर के 6,760 रुपए हमने अर्न किया है तो बराबर बराबर हम लोग बांट दें, यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे का बंटवारा हमेशा क्षमता पर निर्भर करता है। जैसी क्षमता है कार्य की वैसे ही पैसे का बंटवारा होगा। ए कर सकता है किसी काम को 5 दिन में और बी कर सकता है उसी काम को 8 दिन में। देखो, जो समय कम लगाता है वो अधिक क्षमतावान होता है। जो समय कम लगाएगा अधिक क्षमतावान होगा। यहां से हम टोटल वर्क पहले प्लान करते हैं, जो 5 से कटे, 8 से कटे, ऐसी संख्या हो गई 40। अब हम क्षमताओं की बात करते हैं। क्षमताएं देखिए कैसे डिक्लेयर्ड हो। क्षमता मतलब जैसे चाल होती है गाड़ी की। गाड़ी एक यूनिट समय में कितना समय लेती है, ये नहीं, सॉरी, एक काम को एक दूरी को तय करने में कितना समय लेती है, ये नहीं चाल होती है। एक यूनिट समय में वह कितनी दूरी तय करती है, उसकी चाल होती है। एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिन में करता है, उसकी क्षमता नहीं है। एक यूनिट समय में अर्थात एक दिन में वह कितना काम करेगा या उसकी क्षमता है। अगर ये कहता है कि मैं 40 काम को 5 दिन में कर सकता हूं तो प्रतिदिन वो करता होगा 8 काम। बी कहता मुझे दे दो 40 काम, मैं 8 दिन में पूर्ण करूंगा, इसका मतलब प्रतिदिन वो करता है 5 काम। ये हो गई उनकी क्षमता का अनुपात, अर्थात ए और बी की जो क्षमता है वो 8:5 है। 8 क्षमता है ए की तो 5 क्षमता है बी की। मतलब 8 काम अगर करेगा ए एक दिन में तो 5 काम करेगा बी एक दिन में। अब इसी हिसाब से जो मजदूरी प्राप्त होगी उसका बंटवारा भी होगा। बंटवारा करने के लिए ये जो मजदूरी मिली है किसको मिली है, दोनों को मिली है। कितना मिली है, 6,760 मिली है। तो आप यहां पर भी इनके अनुपाती पदों का जोड़ कर लें। 8 5 13 होगा, जोड़कर कितना होगा 13। 13 की तुलना इससे कर दें 6,760 से। 13 के 13, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 520 एक का मान। ए का हिस्सा पूछ रहा है जो कि अनुपाती रूप से कितना है, 8 है। अनुपाती रूप से 8 है ए का हिस्सा। 8 0 0, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 1 41, 4,160 रुपए मिलेगा किसको, ए को। अगर बी का पूछा होता तो 1 के मान में 5 से गुणा करते, बी का हिस्सा पता चल जाता। मेरे ख्याल से छठा सवाल एकदम क्लियर आपको हुआ होगा। और अगर कहीं आपको लगा करे कि कोई सी सवाल, जैसे मैं आपको एक बताऊं, जैसे मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, फिलहाल अभी भी मैं बोल दे रहा हूं, जो लोग देख रहे होंगे सुन लें। हर दिन मतलब ये मैं एक टारगेट बना देता हूं आपको। प्रत्येक दिन मैं वीडियो देखता हूं, आप लोग जब फाइनली कमेंट करते हो वो भी देखता हूं, सबके कमेंट्स, जरूरत पड़ती है तो मैं रिस्पॉन्स भी देता हूं। प्रत्येक दिन आप किसी एक सवाल को थीम दे दिया करिए, सर इस सवाल पर आप एक प्रॉपर सेशन ले लो। सवाल पे नहीं, इस सवाल को जिस चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर से आप प्रॉपर सेशन ले लो या उस कॉन्सेप्ट पर ले लो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत बेहतरीन सेशन होगा और आपको उस टॉपिक ही एकदम क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ रहेगा नहीं, बचेगा नहीं। तो आप लोग एक टारगेट बनाया करिए जिससे हफ्ते में कम से कम एक टॉपिक आपका डिफाइंड वे में अच्छे से हो जाए। आइए हम लोग पढ़ते हैं 7वें पद। एक पाइप किसी टैंक को, कोई पाइप होता है जो एक टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। अगर हम उसको ओपन कर देते हैं तो किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर कर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक को पूरा भरा होने पर, जब वह पूरा भरा था, 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। करेक्ट।
दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था, मतलब 1/3 भरा था। 2/3 खाली का मतलब 1/3 भरा था। टैंक को भरने में कितना समय और लगेगा, भर जाएगा कितनी देर में? सुनिए, सबसे पहले पाइप ए नाम पहले का है जो 7/4 घंटे में भरता है, भरना मतलब पॉजिटिव। दूसरा है जो खाली करता है 21/8 घंटे में। अब आपको एक संख्या सोचनी है जो संख्या दोनों से कटे, संख्या दोनों से कटे, वो हो जाएगी उस टोटल कैपेसिटी किसकी, उस नल, उस टंकी की, जिस टंकी को भरना और खाली करना है। आपको एक संख्या सोचनी है जो 7/4 और 21/8 से कटे। बहुत आसान होता है सोचना। आप कहोगे सर एलसीएम निकालू कैसे? कुछ मत सोचिए, केवल ऊपर जो मान है अंशों में उन्हीं का एलसीएम निकालो, कट जाएगा। जैसे हमने 7 और 21 का सोचा तो 21 लीटर आया। 21 को भी काट कर देखिए तो कटेगा, और 21 को अगर 7/4 से भी काटेंगे तो कटेगा, और 21/8 से भी काटेंगे तो कटेगा। इससे इनकी क्षमताएं पता चलेंगी कि वो लोग पानी कितना एक यूनिट समय में अर्थात 1 घंटे में भरते हैं और खाली करते हैं। हम 21 को जब इससे भाग करेंगे, देखो ऐसे भाग होगा, 4 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा। 7 × 21, 3 × 12, यह 12 लीटर पानी 1 घंटे में डालता है। दूसरे की बात करिए, ये भाग करेगा तो 8 ऊपर जाएगा, 21 को काट देगा, 8 लीटर पानी यह निकालता है। कह रहा है कि पहली चीज देखिए, सुनिएगा, लिखा पढ़ा क्या, पढ़िए। दोनों पाइप को उस समय एक साथ खोला गया जब टंकी 2/3 खाली थी। मतलब कितना भरी थी? 2/3 खाली थी, मतलब एक तरह से 2/3 पानी की आवश्यकता थी। 2/3 पानी की आवश्यकता थी। अब इसका 2/3 पानी ही हमको जरूरत है, तो 2/3 करिए, 2/3, 3 × 7 = 21, 14 लीटर पानी चाहिए। 14 लीटर पानी की हमारी डिमांड है। 2/3 खाली है तो 14 लीटर पानी की डिमांड है। और अगर हम दोनों नलों को खोलते हैं, दोनों नलों को, तो यह क्या करता है, 12 लीटर पानी डालता है और 8 निकालता है। 1 घंटे में 4 लीटर पानी ठहरता है। 1 घंटे में 4 लीटर पानी ठहरता है। डिमांड कितनी है? 14 लीटर की। 1 घंटे में पानी जाएगा कितना? 4, 2 दूना 4, 2 × 7 = 14। 7/3 मतलब 3 दूना 6, 2 × 6, 3 सही 1/2 घंटे। इसका मतलब 3 घंटे तो पूरा लगेगा, और 1 घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट होता है। 3 घंटा और 30 मिनट पूरे उस 2/3 हिस्से को भरने में अभी इन दोनों नलों को लगेगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है राइट सोल्यूशन के तौर पर। ये 7वां सवाल अपना डन होता है। हम चलते हैं आपको लेकर 8वें पर। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8,400 और 8,652 है। ब्याज की दर बता दो। एक बात जान लो, साधारण ब्याज हर साल तो बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज सतत ग्रोथ पर आधारित होता है। मतलब पहले साल का जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ेगा, नया मूलधन बनेगा, उस पर ब्याज निकाला जाता है, अर्थात ब्याज पर ब्याज होता है। मतलब साधारण ब्याज हर साल बराबर होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल फॉर एवरी ईयर्स। बट चक्रवृद्धि ब्याज हर साल ग्रोथ पर डिपेंड करता है, वृद्धि पर डिपेंड करता है, ब्याज पर वृद्धि पर डिपेंड करता है। एक चीज ध्यान सुनिएगा, जो पहले साल का साधारण होता है वही पहले साल का चक्रवृद्धि होता है। जैसे मैं आपसे कभी एक जनरल एग्जांपल दूं, हमने कहा 2 साल में मुझे 200 रुपए ब्याज मिला, इसका मतलब पहले साल भी 100 मिला, दूसरे साल भी 100 मिला। 3 साल में मुझे 150 रुपए ब्याज मिला, साधारण 50-50-50 मिलेगा। ये सिस्टम होता है। इस सब को करने का सबसे बेहतर तरीका मैं दे रहा हूं। यहां लिखो एसआई, यहां लिखो सीआई, समझ रहे हैं? और सुनिए भाई, ये फर्स्ट ईयर है और ये क्या है, सेकेंड ईयर है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, करेक्ट। सुनिए ध्यान से, एक टोटल 2 साल में ब्याज कितना मिलता है? 8,400। कितना मिलता है? 8,400। क्या मिलता है? साधारण ब्याज। तो पहले साल मिलेगा बताइए 4,100, दूसरे साल भी 4,100। मैं आपको बता दूं कि पहले साल का साधारण, भाई ये बहुत आसान होता है। ये 4,100 नहीं होगा, हाँ नहीं गड़बड़ 4,200 होगा ना, 42 तो 8400 होता है। ध्यान सुनिएगा, 2 साल का साधारण ब्याज हमने बता दिया अलग अलग वर्षों में। आप इस बात को दिमाग में रखिएगा, पहले साल का साधारण ब्याज पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर ही होगा, 4200 ए भी होगा। लेकिन 2 साल में मिल कितना रहा? 8,652। अब सुनिए, यहां पर ब्याज मिला कितना, खुद ही सोचकर बताइए। घटा दीजिए, 2 आएगा, 5 आएगा, 6 से 2 4 आएगा, और 8 से 4 4, 4,452 रुपए ब्याज मिलेगा। कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? थोड़ा सरल करके भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। बढ़ कितना रहा है बताइए? 252 रुपए बढ़ रहा है। 252, थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं एक जगह लाके। देखिए यहां पर कितना बढ़ रहा है, बोलिए 252। लिखिए 252, गुणे कर दीजिए 100 बटे, यहां पर किससे बढ़ा? 4,200 से। ये 2 जीरो चले गए ना,
अब देखिए और समझिए, 7 से कट रहा है क्या, 7 छंगे 42 होता है, 7 त्रिक 21, 7 छंगे 42, 6 चाह के 36, 6% ब्याज दर होगी जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये सही तरीका है, सही सोल्यूशन है इस सवाल का, और ऐसे सवाल को बहुत फेस करने को मिलता है हम लोग को, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए अगर चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसको आप लोग एकदम क्लियर करिएगा, जिससे कि हम लोग इस पर काम कर सकें। 8वां डन होता है। 9वें पर चलता हूं लेकर, सुनिएगा क्या है। 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याएं एवरेज में 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दें, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर उसमें 7 जोड़ दें, और सबसे बड़ी संख्या से 10 घटा दें, लीजिए सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दें, सबसे बड़ी संख्या में 10 घटा दें, तो बीच वाली संख्या तो बीच वाला अंक समांतर माध्य और आंकड़ों के नए समुच्चय का परास 20 हो जाता है। तो जो बीच वाला अंक होता है वो समांतर माध्य मतलब एवरेज हो जाता है, ठीक है, एवरेज का मान हो जाता है। और इस नए समुच्चय का परास मतलब क्या होता है पता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 20 हो जाता है। एकदम बहुत लॉजिकल सवाल है। परास इसी को कहते हैं। परास मतलब जैसे जो हमारे समूह में सबसे बड़ा है और सबसे छोटा, जो उनके बीच का डिफरेंस है वही परास है, उसी को रेंज कहते हैं अंग्रेजी में। इन 3 संख्याओं को के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या कौन है? मैं इसको कहिए तो ऑप्शन से करके दिखा दूं, लेकिन नहीं, चलिए छोड़ते हैं। पहले मैं आपको बता दूं इन 3 संख्याओं का औसत कितना है, बताएं, 28 है। अगर 3 संख्याएं हैं और उसका औसत आपको पता है, औसत कितना दिया बोले 28, और इस सबसे बड़ी बात है औसत ही बीच का नंबर है। इसको क्यों, कारण समझिएगा। इसने एक बात हमसे कहा है, उसको सुनिए। अच्छा एक बात और दिमाग में रखिए, अच्छा एक समझिए, इसको मैंने 28 यहां बीच में क्यों रखा। इसने कहा सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ दें। अगर हम मान लो इसको सबसे छोटा मान रहे हैं, 7 जोड़ दें, और सबसे बड़ी संख्या से 10 घटा दें, 10 घटा देते हैं, तब यहां पर 28 आ जाता है, 28 आ जाता है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अगर यहां पर कहा है सबसे हाईएस्ट और लोवेस्ट मतलब परास का जो डिफरेंस है वो 20 है, मतलब इस हाईएस्ट और इस लोवेस्ट का जो डिफरेंस बनकर आ रहा है वो 20 है, तो आपसे पूछा है इस समुच्चय की तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी बनकर आएगी, ये आपको हमको कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे अगर एक काउंटिंग हम लोग करें और हमें सोचे कि 28 यहाँ पर क्या है, बताइए 28 इसका एवरेज है। ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब इन संख्याओं का क्रमिक एक कॉन्सेप्ट है, क्रमिक समूह हो, तब ये चीज़ें पॉसिबल होती है। जब अगर हम 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, जो भी हमारे पास नंबर है, अगर हम उनको एक सीक्वेंस में रखते हैं, क्रम में रखते हैं, तब तो मानते हैं कि वह बीच का मान ही एवरेज है, नहीं तो ऐसे नहीं सोच सकते हैं। अब आप अगर रियल सिचुएशन को फॉलो करिए, तो हमारे पास 3 संख्या थी और उसका एवरेज कितना था बताएं, 28 था। अब हमने देखिए, अगर जैसे ये हमारे पास संख्या थी, एवरेज था, हम सबको पता है योग क्या होता है। जैसे आपने इसको संख्या माना, ठीक है, इसको संख्या माना, इसको हमने औसत माना, तो संख्या गुणे औसत ही तो योग होता है। 3 अठे 24, 3 दूना 6, 6 और 2 कितना होता है बताएं, 8। इनका जोड़ कितना था, 84। लेकिन आप एक बात जान लीजिएगा, ध्यान समझिएगा तभी क्लियर होगा। हमने कहा सबसे छोटी संख्या में 7 जोड़ रहे हैं और सबसे बड़ी संख्या से 10 घटा रहे हैं, तो एक प्रकार से सोचा जाए तो 3 की कमी और आपको देखने को मिलेगी अगली बार। जब 3 की कमी दिखेगी तो यह आपका 81 हो जाएगा। संख्या तो आपकी 3 ही थी। अब अगर 3 संख्या थी तो इससे अगर भाग करेंगे तो औसत कितना होगा बताएं, 27 होगा। मतलब जो अपने पास अब कलेक्शन बना है उसमें एवरेज यहाँ पर 27 अर्थात बीच का नंबर 27 है। आपके पास एक संख्या है ए, एक संख्या है बी, करेक्ट है, ए अभी की सिचुएशन में है। और इन ऐसी संख्याओं को हम ले रहे हैं जिन संख्याओं के अंतर 20 हैं, जिन संख्याओं के अंतर क्या है, 20 है। जिन संख्याओं का योग अगर सोचना है तो आप इसको यहां से 27 घटा दीजिए। 11 से 7 4 होता है और 7 से 2 5 54 होता है। हमें ऐसी 2 संख्याएं मिल चुकी हैं a प्लस बी, जिनका जोड़ तो 54 है और जिनका अंतर क्या है बताएं, अंतर 20 है। ऐसी स्थिति में अगर हम इसको काट भी दें तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 5 2 7 74 हो गया, अर्थात a बराबर 37 हो जाएगा। सबसे बड़ी, इसके हिसाब से सबसे बड़ा नंबर 37 हुआ। अगर यह 37 है तो 37 और 20 ज़्यादा, मतलब यहाँ पर 20 कम होगा, तो यह मान कितना हो जाएगा बताइए, यह आपका अगर 20 घटा दीजिए 17 हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए नियम के हिसाब से, जैसे हम क्यों 20 घटाने से, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस हमको देखना है ना, यहाँ पर डिफरेंस की बात अगर हम लोग करते हैं, जैसे हमने कहा क्या, देखिए बी से खत्म हुआ, 4 5 2 7 74 हुआ, 37 दूना 74 होता है ना, 37 दूना 74 है। अगर इसके हिसाब से सोचे तो ए का मान 37 है। यह मान 20 कम कर दीजिए, इसमें से 20 कम करने का मतलब आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 से 1 2 17 हो गया। इस हिसाब से सबसे छोटा इस क्रम में 17 है, 37 है
और 27 है, अगर जोड़ कर देखिएगा तो 81 होगा, जो यहाँ पर अभी के समय में योग होगा। करेक्ट है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है उस समय की स्थिति जब इन तीन संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या थी, ये हमको डिसाइड करना है। अब अगर देखा जाए, सुनिए, ये जो मान आया है सबसे बड़ा है कि नहीं, बोलो। यस है। और इस बड़े में क्या परिवर्तन किया गया था, कोई मुझे बताए। 10 घटाया गया था। अगर 10 घटाया गया तो इसको ओरिजिनल ले जाना है तो इसमें 10 जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। जब जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 47 होगा कि नहीं। अर्थात सबसे बड़ा नंबर आपका कितना हो जाता है, बताएं। 47 हो जाता है। इस सवाल के लिए एकदम राइट सोल्यूशन हो जाता है। फिर से एक बार अच्छे समझ लीजिएगा, 3 संख्याएं थी जिनका औसत था 28, योग था 84। हमने देखा कि सबसे बड़े में हमने 10, सबसे छोटे में 7 जोड़ा और सबसे बड़े में 10 घटाया, तो परिवर्तन 3 का होगा, कम होगा। तो योग जो आपका 84 था, अब 81 हो गया। अब यहां पर संख्या 3 ही थी तो औसत 27 हो गया। इसको समझिएगा, औसत 27 है। अब हमारे पास ये दो जो संख्या बची हैं, इनका जोड़ होगा कितना, क्योंकि कंप्लीट जोड़ 81 है तो 54 बचेगा, इनका जोड़ 54 होना चाहिए। और इनका अंतर 20, क्योंकि परास इसने पहले से मेंशन कर रखा था, परास 20 है। अब ऐसी दो संख्याएं जिनका जोड़ पता है, जिनका अंतर पता है, उनमें हम बड़ी और छोटी संख्या आराम से निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या ही की जरूरत है तो बड़ी संख्या का मान 37 आया। और ये कैसे हुआ था, ओरिजिनल जो इनका कलेक्शन था उससे 10 कम होके आया था। तो 10 जोड़ देने से हम रियल पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। पहला ऑप्शन इस सवाल 9वें का करेक्ट आंसर हो रहा है, जो आप लिख सकते हैं। 10वें नंबर पर चलिए, ये भी बहुत शानदार सवाल, देखिए इसको पढ़ते हैं। पीटर कस्बा ए से, कस्बा ए एक कॉलोनी है, तथा पॉल कस्बा बी से है। मतलब पीटर कस्बा ए से है, पॉल कस्बा बी से है। वे अपनी यात्रा एक दूसरे के कस्बे की तरफ एक ही रास्ते पर एक ही समय शुरू करते हैं। एक कस्बा ए था, एक कस्बा बी था। इधर निकला और इधर निकला, क्योंकि एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ही समय पर निकले, वे रास्ते में एक स्थान पर आकर मिल भी गए। यहाँ पर पीटर और पॉल, पी है मिल गए दोनों। करेक्ट है। और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मिलकर ये इधर बढ़ा, ये इधर बढ़ा, जारी रखा। पॉल से मिलने के बाद पीटर 13.5, पॉल से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे में गंतव्य स्थान तक पहुंचा, जहां पहुंचना चाहिए था। जबकि पॉल 6 घंटे में, जो पॉल था उसको 6 ही घंटे लगा, गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। यदि पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है, तो पॉल की चाल बताएं क्या होगा। इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट होता है चालों का अनुपात। ऐसी कंडीशन में जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए और एक दूसरे से मिलें और क्रॉस कर जाए और अपने गंतव्य पर T1 और T2 समय पर पहुंचे, T1 और T2 समय पर पहुंचे, तो यहां पर हमको यही ध्यान देना है, चालों को ध्यान देना है। जैसे सबसे पहला व्यक्ति पीटर है, इसीलिए पीटर का समय पहला है। दूसरा व्यक्ति पॉल है, पॉल का समय कहाँ गया, ए है, पॉल का समय है। तो मैं इसको पीटर मान रहा हूं, इसके पॉल मान रहा हूं। इनकी चालों का अनुपात इनके समयों के व्युत्क्रम अर्थात T2/T1 पर के वर्गमूल के साथ संबंध में बनेगा। अब सुनिए, चालों का अनुपात ऐसे जैसे रहने दीजिए, इसको साल कर लीजिए कितना होगा। पीटर को जो समय लगा था उसको नीचे करना है, पॉल को ऊपर, 6 ऊपर होगा, 13.5 नीचे होगा। इसको एकदम क्लियर करिएगा, ठीक है। दशमलव हटा, 0 आया। 15 चौके 60 होता है, 15 9 135 होता है। √4/9 है, √4/9 ना, √4 कितना है बताएं, 9। इसका मतलब 2 कितना होगा, 3। ये इनकी चालों B1 और B2 का अनुपात है। इस सवाल में पीटर की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी, मतलब इसकी चाल को 30 मानिए। इसकी चाल बताओ क्या होगी। तो 2 का मान अगर 30 था तो 2 से इसको डिवाइड करिए, 15 या 45, अर्थात इसकी चाल बताएं कितना थी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। राइट सोल्यूशन आपके सामने 10वें सवाल का करेक्ट हल आप देख रहे हैं। अगले सवाल पर आइए। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। बड़ी कहानी है, सुनो। तथा तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर ज्यादा है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। आइए कर देते। देखो मैं कहूंगा कि इसको बता तो दे रहा हूं, बट ऑप्शन से करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये समकोण त्रिभुज है भाई, पाइथागोरस वाला सब नियम कहानी पता होना चाहिए। ये समकोण है, समकोण के सामने कर्ण, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं। कोण अगर एक थीटा रख दें, एक को हम परपेंडिकुलर मतलब लंब कहते हैं। करेक्ट है, यहाँ पे जरूरत ऐसी नहीं फिलहाल। और एक थीटा जिस पर बना होता है बेस अंग्रेजी में कहलाता है, मतलब इसको हम आधार कहते हैं। सवाल में क्या है, कंडीशन पढ़िए। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। अब सबसे छोटा कौन है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, आपको मैं बता दूं, कुछ भी मान लीजिए। सबसे छोटे को अगर मैंने यहाँ x मान लिया तो कर्ण क्या होगा पता है, 2x - 2 होगा। और तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर ज्यादा है, यह x + 2 होगा। अब पाइथागोरस का नियम लगा दीजिए, मतलब इस समीकरण को बना लीजिए, 2x - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है।
यही नियम होता है ना, यस। अब इसको अगर कोई फॉलो कर लेगा तो भाई x आएगा और x को उठा के यहाँ सब्सिट्यूट कर देगा तो कर्ण आएगा। मैं तो कह रहा हूँ इससे बेहतर है कि ऑप्शन रख रख करके देख लीजिए, सबसे सेट होगा, सबसे बेहतर होगा और आराम से अपना उत्तर भी हमको जस्टिफाइड हो जाएगा। हमसे कर्ण पूछा था, जैसे पहला मैंने अगर मान लिया कि कर्ण 10 था, सुनते चलिएगा, अगर आपने कर्ण को 10 माना तो कर्ण क्या था, सबसे छोटे, सुनते चलिए, सबसे छोटे से डबल से 2 ज्यादा था, सबसे 2, अगर इसमें 2 कम करें तो 8, 8 किसका दूना है, 4 का, इसका मतलब ये 4 हो जाएगा। सुनिएगा, ये 4 हो गया, करेक्ट है। अब इस हिसाब से चलिएगा, क्योंकि 4 दूना 8, 2 10 ऐसे मान लेते हैं। और तीसरा क्या होगा बताएं, यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6, तो 6 का वर्ग क्या होता है 36, इस हिसाब से 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16। क्या 36 और 16 का जो वर्ग है यहां पर 10 के वर्ग के बराबर है? मतलब अपने को क्या पता करना है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। अपने को कर्ण की लेंथ ही फाइंड करनी है, कर्ण को ही डिसाइड करना है कि कर्ण कितना हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम था कर्ण, ठीक है। हम इसका अच्छा, एक हमने देखिए गलत किया यहाँ पर, दरअसल इसको ऐसे ना करके ऐसे सोचना चाहिए था। दरअसल यहाँ क्या सोचते, जैसे हमने माना इसको 10 माना, अब अगर ये 2 कम है तो इसको 2 बढ़ाएं तो कितना होगा, 12 होगा। 12 किसका आधा होता है, 6 का। अब 6 दूना 12 से 2 कम है, मतलब इसलिए इसका मान 6 हो जाएगा जो हमने यहां लिखा था। अब ये अगर 6 होगा तो भाई ये 8 होगा, कितना होगा, 8 होगा। अब आपको पता ही होगा ये पाइथागोरस के नियम को फॉलो करता है, एकदम स्पष्ट सिद्ध हो चुका है पहला ही। और अगर नहीं होता है तो ये तो पूरा पैटर्न मैंने लिख ही दिया है। द्विघात समीकरण बनाना आपको आना ही चाहिए, आपको पता ही है हमारे यहाँ एडवांस का क्या रोल है। बाकी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मुझे अपडेट कर दीजिएगा। भाई ए माइनस बी का होल वर्ग लगेगा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल वर्ग लगेगा, पूरा कैलकुलेशन करिएगा, एक्स का मान आपका डिक्लेयर्ड हो जाएगा, एक्स को उठा के यहाँ सब्सिट्यूट करने से आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 और 44 सेंटीमीटर, अंगूठी की मोटाई बनानी है। रिंग है बेसिकली, देखो ऐसे ए है, ए इसका इंटरनल सर्कमफेरेंस है आंतरिक, और बाहरी कौन है, ए है, बाह्यता परिधि है, करेक्ट है। ए कैपिटल आर इसको आप कह दीजिए, ए स्मॉल आर है और ये क्या है, कैपिटल आर है। इस हिसाब से हम लोग सोचते हैं। अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि, जैसे यह आंतरिक परिधि है ए, आंतरिक परिधि है जिसे हम 2 पाई स्मॉल आर कर दे, परिधि यही होती है जो आपको 22 दिया है, और बाह्य कितना है बताएं, 2 पाई हम कैपिटल आर कर दें, बराबर कितना दिया है 44। हमसे अंगूठी की मोटाई अर्थात इसको कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर पता करना है, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर आप करिए, देखिए आंसर अपने आप आएगा। डिफरेंस करिए, बताइए कितना डिफरेंस होगा। डिफरेंस 44 से 22 घटाइए, 44 से 22 घटाने पर 22 ही आएगा। हम 2 पाई कॉमन कर लेते हैं, आर माइनस आर हो जाएगा, बराबर 22 हो गया, करेक्ट है। 2 गुणे 22/7 होता है पाई का मान, आर माइनस आर कर दीजिए, बराबर 22 है। 22 से गया, आर माइनस आर आपका कितना हो गया, 7/2 होगा, 3.5 हो जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर उस अंगूठी की मोटाई हो जाएगी, छल्ले की मोटाई हो जाएगी। 12वां सवाल 3.5, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपके सामने है, करेक्ट। अब हम आते हैं 13वें सवाल पर, पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयताकार एल्युमिनियम सीट को इस तरह से मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाए। इस तरह निर्मित बेलन का आयतन कितना होगा। मैं ऐसे बता दूं, जैसे अपने पास ये एक पन्ना रखा है, देखो यहीं पर एक ऐसे सीट रखी है, आप ऐसे समझो ये आयताकार है भाई ना। अब अगर हम ऐसे मोड़ दें, ऐसे देखो ऐसे, तो एक बेलन बन गया। क्या बन गया, बेलन दिख रहा है ना, हम दिख रहे हैं, हाँ बेलन बन गया। अब सुनिए, ये जो इसकी छोटी भुजा थी, चौड़ाई जिसको कहेंगे, वो इसकी हाइट बन गई। बाकी ये जो बेस है ये सर्कल है, और सर्कल की जो लेंथ है, सर्कल की जो पूरी सर्कमफेरेंस है, ये इसकी लंबाई है, करेक्ट है। जो इसकी लंबाई है वही उसकी सर्कमफेरेंस है, परिधि है। इससे क्या होगा कि हम लोग एक बेलन का निर्माण कर लेंगे। जो अपना 22 सेंटीमीटर था उसको हम मोड़ कर, देखो पहले ऐसे बनाएंगे, समझते जाइएगा। जैसे मैं पेपर को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैंने कहा कि इसकी जो सर्कमफेरेंस होगी वह इसकी लंबाई हो जाएगी 22। सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, अगर इसकी रेडियस को आपने r बोल दिया, यह 2 पाई r बराबर क्या है बताइए, 22 है। मतलब यहाँ से 2 गुणे हम 22/7 कर दे, अभी पीछे किया था इसी तरह से आप लोगों ने। 22 है, 22 से कटा तो r बराबर 3.5 ही होगा। रेडियस यहाँ पर 3.5 हो गया। ये सबसे इसकी छोटी भुजा थी 10, ये हमारा बेलन बन गया उस एल्युमिनियम सीट को मोड़ने से।
निर्मित बेलन का आयतन पूछता है तो आयतन का मान होता है पाई आर स्क्वायर एच ना, आधार का क्षेत्रफल सर्कल का क्षेत्रफल गुणे एच कर दीजिए, 22/7 कर देते हैं। आर स्क्वायर मतलब 7/2 ही रखकर चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच, एच मतलब कितना है बताएं 10 है, कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 से खत्म होता है, 2 11 बार 22 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 11 सत्ते 77 होता है, 77 गुणे आप 5 कर दो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 3 38, 385 मीटर क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा। इसको मैं रख देता हूँ, समझ में आ ही गया होगा, अगर दिक्कत हो तो प्लीज बताना। ठीक है, 13वां डन होता है। 14 नंबर, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से भाग करें। ये आपको एक द्विघात समीकरण दिया था, क्या नाम है इसका, 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, किससे भाग करना है बोलो, x माइनस 3 से, करेक्ट। विभाजित करने पर शेषफल कह रहा है 35 बचता है, इसका जो रिमाइंडर होता है वो 35 होता है। दूसरी तरफ 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस a को किससे भाग कर रहे हैं, x माइनस 3 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल कह रहा है 29 बचता है। a प्लस b का मान बता दो क्या होगा। शेषफल कभी, जैसे अगर मान लीजिए हम किसी जो है स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को भाग कर रहे हैं और यहाँ से हम उसका मान निकाल लें x बराबर 3, इसको पुट करने से समीकरण में ही हमको शेषफल प्राप्त होता है। अगर 0 हो जाएगा तो यह इसका फैक्टर कहलाए, गुणनखंड। तो हम रख देते हैं 2 3 का वर्ग प्लस a गुणे 3 प्लस b बराबर, आप यहाँ रिमाइंडर कर दो 35, यहाँ से एक समीकरण बनेगा a प्लस b के रूप में। चलिए लिख देते हैं 9 दूना 18 प्लस 3a प्लस b बराबर 35, करेक्ट है। तो 3a प्लस b बराबर 18 17 35, मतलब ये 17 हो जाएगा। इधर चले आइए, यहाँ से x का मान कितना ले लें बताएं, 3 ले लें, पुट करिए, इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट, x माइनस 3 ही भाग कर रहा है, 2 गुणे 3 का वर्ग है प्लस b गुणे कितना कर देते हैं 3 प्लस a कर देते हैं बराबर आपका 29 रहेगा। ये भी 9 दूना 18 ही है, प्लस 3b कर देते हैं प्लस a कर देते हैं बराबर अपना 29 हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से a प्लस 3b बराबर आपका कितना हो जाएगा, 29 से 18 9 18 11 29 होता है। 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है और हमें a प्लस बी निकालना है। पहले दे देखो क्या लिखा है, पहला है 3a प्लस बी बराबर 17, दूसरा है a प्लस 3b बराबर बताएं कितना है 11। इसको साइमल्टेनियसली हल करते हैं, जैसे समीकरण हल किया जाता है, जो प्रोसेस होता है हल करने का, उसका उपयोग करके इसको हम लोग हल करें और बताएं कि यहाँ पर मान कितना हो जाएगा। आइए ट्राई करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, हम साइमल्टेनियसली क्यों जाएं। 3a में a जुड़ेगा तो 4a होगा, हाँ ऐसे 4b होगा बराबर, आप इसको जोड़ो तो 28 होगा कि नहीं होगा। 4 अगर कॉमन कर दे 4 सत्ते 28 होगा कि नहीं होगा। तो हम क्यों साइमल्टेनियसली जाएं और a b का मान निकाले, 7 आएगा राइट सोल्यूशन, फालतू में चक्कर में ना पड़े। 14 नंबर डन होता है। 15वां सवाल, x बराबर r cos थीटा cos फाई, y बराबर r cos थीटा sin फाई, z बराबर, एक और है देखो, z बराबर r sin थीटा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान अपने को बताना है, इसको समझिएगा। यहाँ एक काम कर सकते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से बहुत बेहतर हो जाएगा। जैसे इसने लिखा है कि z बराबर r sin थीटा, यहाँ r cos थीटा cos फाई है, करेक्ट है। यहाँ पर r cos थीटा sin फाई है, करेक्ट। यहाँ पर r sin थीटा केवल है, r sin थीटा है। मेरे ख्याल से ये आपका किसका मान है, z का है, z यहाँ पर मिसिंग है। चलो हम लोग अगर यहीं पर क्या कर दें, यहाँ पर देखिए सवाल में जो हमारे पास है, अगर हम लोग कोशिश करके, जैसे हम यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू को और फाई की वैल्यू को हम इक्वेट कर ले, मान ले, जैसे हमने सोचा लेट थीटा और फाई बराबर हमने 45 डिग्री मान लिया। सुनिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा पता है, r गुणे, क्योंकि हम सबको पता है साइन थीटा है साइन 45 1/√2 होता है, और जो भी रख दीजिए cos 45 भी 1/2 होता है, 1/√2 1/√2 गुणे 1/√2 कुछ भी रख करके आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी वैल्यू जो आपको सुटेबल रखे उसको यूज कर सकते हैं। मतलब x बराबर क्या हो जाएगा पता है, r/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर y की बात करें तो y भी बराबर r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ भी आपका एक होना चाहिए था, साइन थीटा साइन फाई होता तो z भी आपका इतना ही हो जाता r/2। अगर ऐसे होता तो, अगर नहीं है तो फिर हम लोगों को यहाँ पर नहीं है तो उसके हिसाब से चलिए, क्योंकि साइन थीटा का मान केवल साइन 45 लेकर चलेंगे तो 1/√2 आएगा,
जिसका मान हम लोग को √2 लिखना पड़ेगा। करेक्ट है। अब आपको क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए। एक्स स्क्वायर एक्स नहीं, आर है, आर स्क्वायर अपान 4, इसका वर्ग करिए, आर स्क्वायर अपान 4 प्लस आर स्क्वायर अपान 4 प्लस आर स्क्वायर अपान 2। अगर हम लोग 4 को एलसीएम कर दें, मतलब या इसको ऐसे कर दें, 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा कर दें, तो 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई 4 होगा, 4 से कटेगा, तो केवल r स्क्वायर आपके इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है इस सवाल के लिए करेक्ट हल। आशा करता हूँ सब क्लियर हुआ होगा, सारे सवाल समझ में आए होंगे। एक बार फिर से आप लोग इसको क्लियर कर लें। कोई सवाल में डाउट हो तो मैंने जैसे आपसे कहा उस हिसाब से करें, और जो हमने एक टारगेट बनाया कि आप पूरे चैप्टर्स, पूरे सेशन से एक सवाल सेट कर लो कि सर इस पर एक प्रॉपर सेशन लीजिए, 1-1.5 घंटे 2 घंटे की मैराथन लीजिए, प्रैक्टिस कराइए, कॉन्सेप्ट बताइए, प्रैक्टिस से ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट फोकस करिए। हम कोई सवाल उस दिन नहीं लाएंगे सीट पे, केवल हम आएंगे, हम आपको कॉन्सेप्ट लिख करके जैसे बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उस हिसाब से पढ़ाएंगे, और मैं वादा करता हूँ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आपने इस चीज़ को अनुभव भी किया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होती है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच सभी को।